हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने सप्लाई एनालिसिस स्टार्ट किया था. लेट्स कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सेप्शंस टू द सप्लाई, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है एक्सेप्शंस का? पहली बात तो एक्सेप्शंस जैसे हमने डिमांड में देखा था, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसके बारे में हम ज़रूर जानते हैं इकोनॉमिक्स में. तो सेम वे जैसे एक्सेप्शंस डिमांड का था, सेम वे एक्सेप्शंस सप्लाई का भी होगा. तो फर्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ लेबर. सप्लाई ऑफ लेबर क्या है? जो हमारे लेबर काम करते हैं उनका टोटल नंबर ऑफ आवर्स, वर्कर्स ने कितने घंटे काम किया, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, जिसके हिसाब से उसको वेजेस मिलते हैं, वो होता है सप्लाई ऑफ लेबर. तो इसे हम लोग समझेंगे एक ग्राफ के थ्रू, सप्लाई कर्व के ग्राफ के थ्रू समझेंगे, और प्लस एक टेबल के थ्रू. जैसे हमने देखा है टेबल 4.4 है और फिगर 4.5, इसने एक्सप्लेन किया है सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में. तो यहाँ पर क्या बताया, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ. तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला है कि अगर हमने वेजेस रेट बढ़ा दिए, यानी जो लेबर है उसका पगार बढ़ा दिया, वेजेस बढ़ा दिया, तो होता क्या है, लेबर का सप्लाई भी बढ़ जाता है, यानी वर्किंग आवर्स भी उनका इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्राफ में सप्लाई कर्व है वो स्लोप्स अपवर्ड्स होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, सप्लाई ऑफ लेबर फॉल होने लगता है. भले आगे चल के उसका वेज रेट जब फिर से इंक्रीज़ होता है, लेकिन फिर सप्लाई लेबर फॉल होता है, यानी वर्किंग आवर्स और ज़्यादा नहीं बढ़ता, वहीं पर रुक जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा एक सैलरी पहुंचने के बाद में हम किसे चूज़ करते हैं, लेजर को चूज़ करते हैं. हमें लगता है हमें थोड़ा फ्री टाइम, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम चाहिए. तो इसकी वजह से आगे चल के कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद में भले वेजेस रेट बढ़ जाए लेकिन सप्लाई लेबर नहीं बढ़ता. डैट इज़ वाई आगे चल के वो कर्व बेंड हो जाएगा बैकवर्ड्स की ओर. और इसी सेम चीज़ को एक्सप्लेन किया है टेबल 4.4 एंड फिगर 4.5 में, वो भी हम देख लेते हैं. देखिए टेबल 4.4 में दिया है कि वेजेस रेट पर आवर था 100 रुपये और वर्किंग आवर्स पर डे था 5 आवर्स. तो टोटल पर आवर उसका 100 रुपया कीमत था, उसने 5 घंटे काम किया. तो 100 इंटू 5 विल गिव यू 500 टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस. सेम फॉर 200, अगर उसका वेजेस जो 100 रुपया था 200 हो गया, तो वर्किंग आवर्स भी देखो 5 से 7 घंटे पे आ गया. तो टोटल 7 इंटू 200 विल गिव यू 1400 टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू द लेबर. लेकिन अब थर्ड कॉलम में देखो, थर्ड कॉलम में वेजेस सीधा हो गया 300 रुपये, लेकिन वर्किंग आवर्स 6 घंटा है. जबकि जब 200 रुपये उसके वेजेस हो गए थे, उसने 7 घंटे दिए, लेकिन 300 रुपये होने के बाद वो 6 घंटा ही देता है. क्यों ऐसा? बिकॉज नाउ ही विल चूज लेजर ओवर हिज वर्क, दैट इज़ वाई द कर्व इज गोइंग और बेंडिंग बैकवर्ड्स. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? सेम चीज़ फिगर में दिया है. देखो फिगर में एक्स एक्सिस में क्या दिया है, 567 यानी वर्किंग आवर्स पर डे, और वाई एक्सिस में वेजेस रेट पर आवर. तो देखो जब 300 हुआ, लेकिन वहाँ पर आके कर्व आप देख सकते हो जो ए के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, ए पे आके कर्व बैंड बैकवर्ड्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है वो चूज़ करता है लेजर को ओवर इज वर्क. ये सेम चीज़ एक्सप्लेन की है फिगर के बारे में भी. तो ये काफ़ी इजी है, आपको खाली ध्यान से इसे देखना है. नेक्स्ट एक्सेप्शंस आता है एग्रीकल्चरल गुड्स, यानी लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट बी अप्लाइड टू एग्रीकल्चर गुड्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक सीजन एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन. यानी ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है, ये जो लॉ है, नियम है, ये हम एग्रीकल्चर गुड्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स पूरी तरह से डिपेंडेंट है एक पर्टिकुलर सीज़न पर. उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा या कम होगा. अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी लो हो जाएगा, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. थर्ड एक्सेप्शन आता है अर्जेंट नीड फॉर कैश. अगर सेलर को अर्जेंट नीड है कैश की हो तो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को लोअर कॉस्ट पे भी बेच सकता है. नेक्स्ट आता है पेरिशेबल गुड्स. ऑब्वियसली अगर हमारे पास पेरिशेबल गुड्स है तो हम लॉन्गर टाइम के लिए वेट नहीं कर सकते कि इसका प्राइस बढ़ेगा तब हम सप्लाई करेंगे, नहीं. पेरिशेबल गुड्स होता क्या है, जो लॉन्गर टाइम के लिए अच्छी कंडीशन में नहीं रह सकता. सबसे ईजी एग्जांपल है इसका वेजिटेबल्स. तो वो सारी चीज़ें, वो सारे कमोडिटीज़, वो सारे गुड्स जो पेरिशेबल है, लॉन्गर टाइम के लिए स्टे नहीं कर सकते, वी हैव टू सेल इट. तो दैट इज़ वाई ये भी एक एक्सेप्शन है. नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है रेयर गुड्स. रेयर गुड्स क्या होता है, जो बहुत ही रेयरली हमें मिल पाता है, उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में काफ़ी कम होती है. तो ऐसे रेयर गुड्स ना बढ़ने वाले ना कम होने वाले हैं.
तो अगर इसका प्राइस बढ़ता है तब भी इसका सप्लाई में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, जैसे रेयर पेंटिंग्स, ओल्ड कॉइन्स या फिर कोई एंटीक गुड्स है, ना बढ़ता है ना कम होता है। तो रेयर गुड्स भी हमारा एक्सेप्शनल केस है। तो ये सारे थे एक्सेप्शंस। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट वेरिएशंस इन सप्लाई। और वेरिएशंस इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लेट्स रीड। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वराइज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ध्यान देना है आपको, यानी जब क्वांटिटी सप्लाई हुआ किसी भी कमोडिटी का, क्योंकि उसके प्राइस में चेंज आया लेकिन बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट थे। ध्यान देना है, सप्लाई वेरिएशन क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से सप्लाई में चेंजेस आया, लेकिन उसके बाकी के फैक्टर्स एक जैसे थे, कांस्टेंट थे। इसे हम कहते हैं वेरिएशन इन सप्लाई, यानी चेंजेस इन सप्लाई ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, ऑल दी अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस वेरिएशन को हमने दो टाइप्स में बताया है, पहला एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई भी फिगर 4.6 के हेल्प से आप समझ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई का मतलब आप सभी जानते हो, यानी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गया। क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि उस कमोडिटी का प्राइस राइज हो गया, लेकिन बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो कर्व है सप्लाई का, इट विल गो टू दी अपवर्ड्स की ओर जाएगा, बताने के लिए कि सप्लाई इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। फिगर 4.6 आपको देखना है ध्यान से। सप्लाई एसएस कर्व दिख रहा है ना, सप्लाई कर्व देखो किस तरह से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, ये तो था एक्सपांशन ऑफ सप्लाई स्टूडेंट्स। अब आप देखोगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई का अपोजिट है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाई फॉल हो गया क्योंकि उसका प्राइस भी फॉल हो गया। यहाँ पे भी बाकी फैक्टर्स सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये जो सप्लाई में वेरिएशन आया है, चेंजेस आया है, वो किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से आया। एक्सपांशन में प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हुआ। इसको भी फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर 4.7 फिगर देखो आप लोग, वहाँ पे आप देखेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड का इन्फॉर्मेशन देता है, वाई एक्सिस प्राइस का इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर आप देखो क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू टू। वाई? बिकॉज प्राइस फॉल फ्रॉम ओ पी टू ओ पी टू। पहले देखो प्राइस ओ पी ज़्यादा था लेकिन ओ पी टू प्राइस कम हुआ। जब ओ पी से ओ पी टू प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी ओ क्यू जो ज़्यादा था उससे कम होकर ओ क्यू टू पे आ गया। सो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी है, बस आपको ध्यान से ग्राफ देखना है, उसको गो थ्रू करना है जैसे मैंने समझाया है आप लोगों को। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जहाँ पे क्वांटिटी फॉल हुआ प्राइस गिरने की वजह से, जहाँ पे क्वांटिटी राइज हुआ प्राइस बढ़ने की वजह से, वो एक्सपांशन था, ये कॉन्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंजेस इन सप्लाई व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बाकी के फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई के भी दो टाइप है, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई refers to rise in supply. We know that very well. Why it is changing? Because of favorable changes in other factors, जैसे fall in price of input, fall in tax rate, technological upgradation। यानी यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि जो चीज़ें हमको बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगते थे उसका दाम गिर गया, टैक्स हमारा कम हो गया, हमारे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लिया, इसकी वजह से हमने सप्लाई इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे लेकिन बाकी फैक्टर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए फिगर दिया है 4.8। क्या बताया है? क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस। सप्लाई देखो राइज हुआ ओ क्यू से ओ क्यू 1 तक एट द सेम प्राइस ओ पी, क्योंकि हमको प्राइस कांस्टेंट बताना है। दूसरी तरफ इसकी वजह से जो क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, इसके लिए जो सप्लाई एस एस था उससे शिफ्ट होके हम आ गए सप्लाई S1 पे, राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इनपुट का कॉस्ट कम हो गया, टैक्स कम हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया। अब इसका वाइस वजह डिक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई कम हो गया। क्यों कम हो गया? इसमें भी प्राइस कांस्टेंट रहेगा, बाकी फैक्टर चेंज होगा। बाकी फैक्टर क्या हुआ? क्लाइमेट कंडीशन अनफेवरेबल हुआ, इनपुट का प्राइस बढ़ गया, हमारा टैक्स बढ़ गया, हमारा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया। इसके लिए हमने सप्लाई को डिक्रीज़ कर लिया। इसके अंदर वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, ये भी ऑप्शंस आ सकता है। इसका भी हम देख लेते हैं फिगर 4.9।
देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका ओरिजिनल सप्लाई कब था SS, शिफ्ट इन सप्लाई कब था S2, तो आप देख सकते हो सप्लाई कब राइट से लेफ्ट डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि इनपुट का प्राइस बढ़ गया, रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ गया, हमारा टैक्स बढ़ गया, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया। सो स्टूडेंट्स इतना आपको पहले ध्यान से देख लेना है, फिर इसके आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ फॉरवर्ड रिवाइंड करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए।